तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपको अपने इस चैनल एसएससी अंसारी में, जहां पे आपको जेन्युइन कंटेंट के साथ एकदम अच्छी तैयारी कराई जाती है। और अगर आप हमें 4.5 महीना हमें दे देते हैं तो आपको 450 नंबर का लक्ष्य मैं बिल्कुल आसानी से प्रदान करा सकता हूं। अगर आप पढ़ने में बिल्कुल ही कमज़ोर है तो आपको 300 प्लस नंबर लाने की तो गारंटी मेरी रही। यानी कि अगर आप फर्स्ट डिवीज़न करना चाहते हैं तो और कुछ भी मत कीजिए, आपने पढ़ाई की हो चाहे न की हो, आपको मॉडल पेपर, आपको गेस पेपर या फिर आपको गाइड, इतना चीज़ की तैयारी आपको हमारे चैनल से कराई जाएगी। और आपको मॉक टेस्ट का भी इंतजाम कराया जाएगा कुछ दिन बचने के बाद। अभी फ़िलहाल आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पे आपको 135 दिन का समय मिल रहा है, इसमें तो 100 दिन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाएंगे, लेकिन इसमें 35 दिन बचे हुए आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाएंगे। और आपका इतना तो तैयारी करा दिया जाएगा कि अगर आप बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़े हैं तो फर्स्ट डिवीज़न तो आ सकता है। लेकिन अगर आप अच्छे से तैयारी किए हैं, थ्योरी या फिर चैप्टर पढ़े हैं, तो आपको 400 से लेके 450 नंबर लाने की गारंटी तो हमारी है। तो आपको बिल्कुल भी देर नहीं करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि आने वाले सभी वीडियो से आप जुड़ सकें और हर एक लेटेस्ट वीडियो को आप देख सकें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। पहला ऑप्शन है ढहते विश्वास, दूसरा ऑप्शन है दही वाली मगम्मा, तीसरा ऑप्शन है नगर और डी नंबर ऑप्शन है माँ। तो यहाँ पे बात करें B.R. नारायण ने, तो आपके विधा में दही वाली मगम्मा को B.R. नारायण ने अनुवाद किया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, जहाँ पे पूछा गया है लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था। अगर बात करें लक्ष्मी के बड़े पुत्र का, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है अच्युत, ऑप्शन नंबर बी है गुणनिधि, सी में है लक्ष्मण और डी में है शंकर। तो लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम अच्युत था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, दही वाली मगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। अगर बात करें दही वाली मगम्मा की, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है श्रीनिवास, सातकोड़ी होता, ईश्वर पेटलीकर और डी में है सुजाता। तो दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए श्रीनिवास हो जाएंगे। लेकिन आप सोचेंगे अभी तो मैंने बताया कि दही वाली मगम्मा के लेखक यहाँ पे B.R. नारायण है, तो आप यहाँ पे देख सकेंगे यहाँ अनुवाद यानी कि ट्रांसलेट लिखा हुआ है। दही वाली मगम्मा के रियल ऑथर यानी कि रियल लेखक श्रीनिवास है, लेकिन इसका अनुवादन B.R. नारायण ने किया है और वही अनुवादन आपके पुस्तक में दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें पूछा गया है मगम्मा की बहू का नाम क्या है। अब यहाँ पे आपको मगम्मा की बहू का नाम पूछा गया है, तो 4 ऑप्शन है नजम्मा, रगम्मा, नगम्मा, गंगम्मा और सगम्मा। तो मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था, आपने किताब में पढ़ा होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं, दही वाली मगम्मा के लेखक कौन हैं। फिर से वही बात पूछ लिया गया है, दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए सुजाता, बी में है सातकोड़ी, सी में है श्रीनिवास और डी में है सांवर दैया। तो दही वाली मगम्मा के लेखक श्रीनिवास हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। अगर बात करें ढहते विश्वास का, तो ये आपको वर्णिका में सेकेंड चैप्टर है। ये सारा क्वेश्चन अभी आपको मैं वर्णिका से लेके आ रहा हूँ कि वर्णिका भी आपका किताब है और यहाँ से भी 5 चैप्टर जो है वो आपसे पूछा जाएगा। सिर्फ 5 पार्ट ही यहाँ पे दिया गया है। ये पाँचों पार्ट से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो आप अगर 16-17 जब गोधुली से पढ़ सकते हैं तो वर्णिका से 5 क्यों नहीं पढ़ सकते हैं। आपको ये भी ख्याल रखना है, आपको वर्णिका से भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये सभी क्वेश्चन आपको 20-25 क्वेश्चन अभी आपको वर्णिका से देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। ऑप्शन नंबर ए कन्नड़, बी में है तमिल, सी में है उड़िया और डी में है गुजराती। तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा उड़िया, क्योंकि जो ढहते विश्वास है ये उड़िया भाषा से अनुदित किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। मतलब क्वेश्चन वही है, लेकिन यहाँ पे भाषा नहीं, यहाँ पे लेखक पूछा गया है किस लेखक द्वारा अनुदित है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, राजेंद्र प्रसाद मिश्र, दूसरा ऑप्शन है B.R. नारायण, तीसरा ऑप्शन है गोपाल दास नागर और चौथा ऑप्शन है K.A. जमुना। तो 7 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने ढहते विश्वास कहानी को अनुदित किया है।
अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? यानी कि वैसा कौन सा राज्य है जिसे ढहते विश्वास चैप्टर में बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, बी में राजस्थान, सी में उड़ीसा और डी में केरल। यहाँ पे र और ल छूट गया तो यहाँ पे केरल हो जाएगा। तो 8 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा को बाढ़ और सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। इस वजह से अपना आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9th क्वेश्चन है, ढहते विश्वास के रचयिता कौन है? ढहते विश्वास के लेखक कौन है या फिर रचयिता कौन है, ऑथर कौन है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है सांवरदैया, बी में है सुजाता, सी में है सातकोड़ी होता और डी में है श्रीनिवास। तो आपको ध्यान रखना है, ढहते विश्वास लेखक यहाँ पे सातकोड़ी होता हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, लक्ष्मण कौन था? आपको बताना है लक्ष्मण कौन था, ये कौन से चैप्टर से पूछा गया है? तो यहाँ पे ढहते विश्वास से ही पूछा गया है, उसी में लक्ष्मण की चर्चा की गई है। लक्ष्मण कौन था? ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मी का पति, बी में है मंगम्मा का पति, सी में है नजम्मा का पति और डी में है नजम्मा का पिता। तो 10 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लक्ष्मी का पति का नाम यहाँ पे लक्ष्मण था। आप लक्ष्मी और लक्ष्मण देख सकते हैं, लक्ष्मी के पति का नाम आपको ध्यान रखना है, लक्ष्मण था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? तो मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? 2 संतानें थी, 3, 4 या फिर 1 संतानें थी? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 3 संतानें थी मंगू के अलावा उसकी माँ के पास। यानी कि टोटल 4 बच्चे थे, जिसमें से 3 तो ये ऑप्शन हो जाएगा और 1 मंगू थी। तो मंगू यहाँ पे हो जाएगा, मंगू के मिला के 4। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे माँ कहानी से पूछा गया है। देखिए यहीं पर वो बात आ गया, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो आपको बताना है माँ कहानी को किसने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए श्रीनिवास, ऑप्शन नंबर बी सांवरदैया और सी में है ईश्वर पेटलीकर, डी में हो जाएगा सुजाता। तो माँ कहानी को ईश्वर पेटलीकर ने लिखा है, जिस वजह से इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, मंगू की माँ को कितनी संतानें थी? अब बताना है आपको मंगू की माँ के पास कितनी संतानें थी। तो मैंने अभी आपको बताया 4 संतानें थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन मंगू को मिला के 3 + 1 मंगू, टोटल 4 संतानें आपको ध्यान रखना है। अगर पूछे मंगू के अलावा तो 3, और अगर डायरेक्ट पूछे मंगू के माँ के पास कितने संतानें थी तो 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंगू जन्म से ही डैश थी, यानी कि मंगू जन्म से क्या थी? अंधी थी, बहरी थी, पागल और गूंगी थी या फिर अपाहिज थी? तो 14 का बिल्कुल करेक्ट आंसर पागल और गूंगी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ते हो तो आपके आंख में आंसू आ जाएगा इसकी कहानी सुन के। अगर आपको टाइम मिले तो आधा 1 घंटा निकाल के आप इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंगू किस कहानी की पात्र है? यानी कि मंगू की चर्चा किस कहानी में की गई है? ऑप्शन नंबर ए है दही वाली मगम्मा, बी में है नगर, सी में है ढहते विश्वास और डी में है माँ। तो मंगू की जो चर्चा है वो माँ चैप्टर में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको इस सब आंसर याद नहीं है तो इस सबको याद कर लीजिए, क्योंकि ये सब इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर साल इसी में से घुमा फिरा के पूछा जाता है। आपको क्वेश्चन विदेश से नहीं आते हैं, क्वेश्चन आपके बुक से ही रहते हैं। अगर याद है तो आप रिवीजन कीजिए, और याद नहीं है तो आप इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन अपना 16 नंबर है, पप्पाती को कौन सा रोग था? अब नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे नगर चैप्टर आ गया है। नगर चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे पूछा गया है पप्पाती को कौन सा रोग था। ऑप्शन नंबर ए टिटनेस, बी में हैजा, सी में कैंसर था या फिर मेनिंजाइटिस था। तो आपको बताना है पप्पाती को कौन सा रोग था। तो पप्पाती को रोग था यहाँ पर मेनिंजाइटिस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? आपको बताना है नगर कहानी को किस लेखक ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए ईश्वर पेटलीकर, ऑप्शन नंबर बी सातकोड़ी होता, सी में है सुजाता और डी में है श्रीनिवास। तो 17 का बिल्कुल करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ईश्वर पेटलीकर जो हो जाएंगे वो नगर कहानी के लेखक है। ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? यानी कि नगर कहानी पहले किस भाषा में लिखा गया है और वर्तमान में जो है वो आपके हिंदी बुक में हिंदी में दिया गया है। तो आप पहले ऑप्शन पढ़ेंगे, उड़ीसा, उड़िया, तमिल,
गुजराती या फिर कन्नड़। तो आपको पता होना चाहिए नगर कहानी तमिल भाषा से अनुदित किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पप्पाती की उम्र क्या थी। आपको बताना है पप्पाती की उम्र 10 वर्ष थी, 11 वर्ष, 12 वर्ष या फिर 14 वर्ष। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पप्पाती का जो उम्र था वो 12 वर्ष था। अगला क्वेश्चन है नगर कहानी के कथाकार कौन है। नगर कहानी के कथाकार ऑप्शन नंबर ए सावीर दैया, बी में है सुजाता, सी में है ईश्वर पेटलीकर और डी में है श्रीनिवास। तो नगर कहानी के लेखक सुजाता हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 है धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है। आपको फिर से बताना है कि वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर दिया गया है, चैप्टर चेंज कर दिया गया है। धरती कब तक घूमेगी ये पहले कौन से भाषा में लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए है उड़िया, बी में है गुजराती, सी में है राजस्थानी और डी में है कन्नड़। तो यहाँ पे राजस्थानी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। धरती कब तक घूमेगी ये राजस्थानी भाषा से अनुदित कहानी है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 50 रुपये, बी में हो जाएगा 75 रुपये, सी में 100 रुपये या फिर डी में 60 रुपये। तो आपको बताना है सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 50 रुपये माहवारी देने का निर्णय लिया था। अगला क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, यानी कि इसको किस लेखक ने ट्रांसलेट किया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोपाल दास नागर, बी में हो जाएगा सावर दैया, सी में हो जाएगा के.एम. जमुना और डी में हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद मिश्र। आपको किस लेखक ने ट्रांसलेट करके आपके बुक में दिया है। तो 23 का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सावर दैया इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर है कि धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार कौन है। धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार ऑप्शन नंबर ए सातकोड़ी होता, बी में ईश्वर पेटलीकर, सी में है श्रीनिवास और डी में है सावर दैया। ये आपको बताना है जो राजस्थान में लिखा गया था राजस्थानी भाषा उसके लेखक कौन है। आपको हिंदी वाले का तो पता चल गया, लेकिन आपको बताना है राजस्थानी भाषा में लिखा गया था ओरिजिनल उसका लेखक कौन है। तो ऑप्शन नंबर डी सावर दैया हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है सावर दैया किस भाषा के कहानीकार है। तो आपने अभी देखा यहाँ पे क्या चर्चा की गई है, धरती कब तक घूमेगी ये एक राजस्थानी है और इसका लेखक कौन है, सावर दैया। तो सावर दैया राजस्थानी भाषा के कहानीकार हो जाएंगे, इस वजह से अपना आंसर ऑप्शन नंबर सी में लॉक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है। अब यहाँ से आपको कहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, आपके गोधली से मिलेगा। गोधली जो आप हमेशा पढ़ते हैं क्लास 10th का जो हिंदी बुक है गोधली, यहाँ से आपको मिलेगा। इससे पहले जो मैंने 25 क्वेश्चन करवाया वो भी आपके क्लास 10th के ही बुक से है और वहाँ से भी आपको फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन वो भाग 2 है वर्णिका, उसमें 5 चैप्टर ही दिया गया है और यहाँ पे तो आपको बहुत सारे चैप्टर देखने के लिए मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। ऑप्शन नंबर ए द कास्टर्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, फिर ऑप्शन नंबर बी है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर सी है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और ऑप्शन नंबर डी है शूद्र कौन थे। तो यहाँ पे 26 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण दिया था उसी भाषा से यहाँ पे श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर निकाला गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी भीमराव अंबेडकर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है 15 अप्रैल 1819, बी में है 14 अप्रैल 1891, सी में है 18 फरवरी 1918 और डी में है 14 जनवरी 1919। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में जहाँ पे पूछा गया है डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी में है मध्य प्रदेश, सी में है हिमाचल प्रदेश और डी में है बिहार। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म यहाँ पे मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में।
जहाँ पे पूछा गया है भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए जनवरी 1955, बी में है दिसंबर 1956, सी में है दिसंबर 1956 या फिर मार्च 1865। तो मार्च 1865 तो यहाँ पे होगा नहीं, आपको बस सामने बचा ये तीन ऑप्शन। ये तीन ऑप्शन से बताना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब हुआ था। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिसंबर 1956 बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का मृत्यु दिवस है। क्वेश्चन नंबर 31, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। चैप्टर 2 से है आपका, गोधली के चैप्टर 2 से किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। ऑप्शन नंबर ए है बेटियों के अनुसार, बी में है खोखा के अनुसार, सी में है मदद के अनुसार या फिर डी में है गिरधर के अनुसार। तो यहाँ पे सेनों ने सिद्धांतों को बदल दिया था, ऐसा खोखा के अनुसार कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। ऑप्शन नंबर ए सेन साहब की धर्मपत्नी, बी में है गिरधर, सी में है खुद सेन साहब और डी में है खोखा। तो 32 का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेन साहब ने ऐसा कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विष के दांत के लेखक कौन है। विष के दांत के लेखक आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए ललिन, विलोचन शर्मा, यशपाल, अशोक वाजपेयी या फिर मैक्स मुलर। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नलिन विलोचन शर्मा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है। आपको बताना है समाज में कैसी स्थिति को दिखाती है ये विष का दांत चैप्टर। ऑप्शन नंबर ए उच्च वर्ग, बी में है निम्न वर्ग, सी में है मध्य वर्ग और डी में है निम्न मध्यम वर्ग। आप ये फैमिली के ऊपर डिपेंड करके पढ़ेंगे कि ये जो उच्च वर्ग है या हाई प्रोफाइल फैमिली है, निम्न वर्ग यानी कि लो प्रोफाइल फैमिली है, मध्य वर्ग यानी कि मिडिल क्लास फैमिली है या फिर ये निम्न मध्यम वर्ग यानी कि लोअर मिडिल फैमिली। तो ये 34 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्यम वर्ग की चर्चा की गई है विष के दांत चैप्टर में। अगला क्वेश्चन है, विष के दांत कैसी कहानी है। विष के दांत कैसी कहानी है, सामाजिक है, ऐतिहासिक है, धार्मिक है या फिर मनोवैज्ञानिक है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे अपना हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक कहानी है, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ पे पूछा गया है दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। तो दारिस नामक सोने का सिक्का हैकल को मिला था, हक्स को मिला था, वॉरेन हेस्टिंग्स को मिला था या फिर विलियम जोन्स को मिला था। तो आपको बताना है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स को मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत कहाँ बसता है। भारत कहाँ बसता है, दिल्ली के पास, गाँवों में, शहरों में या फिर लोगों के मन में। तो भारत जो है वो गाँवों में बसती है, ऐसा कहा गया है विष के दांत चैप्टर में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता है। मैक्स मुलर जो हो जाएंगे श्रम विभाजन के और जाति प्रथा के हैं, नागरिक लिपि के हैं, सी में है भारत से हम क्या सीखे और डी में है परंपरा का मूल्यांकन। तो 38 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक मैक्स मुलर हैं। अगला क्वेश्चन, भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर, बी में है मैक्स मुलर, सी में है अमरकांत और डी में है बिरजू महाराज। तो यहाँ पे मैक्स मुलर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पे सही आंसर है। 40 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो 40 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है पटना, बी में है जर्मनी, सी में है दिल्ली और डी में है छपरा। यह क्वेश्चन बिल्कुल आसान है क्योंकि आप देख सकते हैं मैक्स मुलर एक अंग्रेज व्यक्ति है, विदेशी व्यक्ति है, जबकि पटना अपने देश में है, दिल्ली अपने देश में है, छपरा अपने देश में है, जर्मनी अपने देश में नहीं है। तो आप तो ऐसे भी अगर नहीं पढ़े होंगे फिर भी इसका जवाब दे देंगे, जर्मनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवित प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए है मनुष्यता के, बी में है सभ्यता के, सी में है पाशवी वृत्ति के और डी में है सौंदर्य के। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पाशवी वृत्ति के प्रतीक हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 42 क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1907 में, बी 1906 में, सी 1905 में और डी 1904 में। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आपको एक चीज़ बताना है, ये 1907 में कौन सी घटना घटी थी, आपको इतिहास और राजनीतिक के फेरों से बताना है। 1907 में क्या हुई थी आपको कमेंट में बताना है। चलिए मैं आपको एक क्या बोलते हैं
थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ। 1907 में जो है हाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कहाँ हुआ था वो आपको बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं? ऑप्शन नंबर ए नागरी लिपि, बी में नाखून क्यों बढ़ते हैं, सी में परंपरा का मूल्यांकन और डी में है शिक्षा और संस्कृति। तो 43 का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसका लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 44वां नंबर क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहाँ जन्म लिए थे? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में या फिर छत्तीसगढ़ में? तो 44 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में आचार्य प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। 45 नंबर क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है 1980, बी में है 1979, सी में है 1950 और डी में है 1985। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु सन 1979 में हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 8वीं सदी, बी में है 6ठी सदी, 9 में है 9वीं सदी और डी में है यहाँ पे 4थी सदी। तो उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से मिलने लगे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47वां नंबर क्वेश्चन है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? पूर्वी भारत से, पश्चिमी भारत से, दक्षिणी भारत से या फिर उत्तरी भारत से? तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिणी भाग से लिखे हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? मुद्रण क्या होता है आपको बता देना चाहता हूँ। मुद्रण यानी कि प्रिंटिंग। देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? ऑप्शन नंबर ए 2 सदी पहले, बी में है 2 दशक पहले, सी में है 20वीं सदी में और डी में है 11वीं सदी में। तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका 2 दशक पहले हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, बिना ऑप्शन पढ़े आप यहाँ पे आंसर टिक कर सकते हैं। देवनागरी लिपि जो हो जाएगी वो हिंदी भाषा की लिपि है। अगला क्वेश्चन, गुणाकर मूले का जन्म किस राज्य में हुआ था? गुणाकर मूले का जन्म बिहार में हुआ था, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में या फिर मध्य प्रदेश में? तो 50 का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे महाराष्ट्र हो जाएगा। आप तो ऐसे भी इसका आंसर बना सकते हैं। गुणाकर मूले एक मराठी व्यक्ति का नाम है, जबकि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर महाराष्ट्र होगा, क्योंकि बिहार में रहने वाले को बिहारी कहते हैं और उत्तर प्रदेश में रहने वाले को उत्तर प्रदेशी, मध्य प्रदेशी, इसी तरह गुजरात में रहने वाले को गुजराती, असम में रहने वाले को असमी, तो महाराष्ट्र में रहने वाले को मराठी कहते हैं। 50 क्वेश्चन यहाँ पे अपना कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ ही साथ हम लोग 51वां नंबर क्वेश्चन में बढ़ेंगे, जहाँ पे आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, आधा के बाद पहला क्वेश्चन, बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा था? ऑप्शन नंबर ए 10 रुपये, बी में देख सकते हैं यहाँ पे 10 रुपये हैं, 12 रुपये हैं, 11 रुपये हैं और 13 रुपये हैं। तो आपको बताना है बहादुर को कितने रुपए की चोरी लगी थी। 51 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है, मुझे पता नहीं चल रहा। ऑप्शन नंबर ये है, बी ए होना चाहिए या फिर बी ए होना चाहिए या फिर बी। तो ये आपको कमेंट करके बताना है 51 का सही आंसर क्या होगा। यहाँ पे थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है। 52 नंबर में बढ़ते हैं, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? तो बहादुर जो है वो लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया आपको बताना है। दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण या फिर माँ की याद आने के कारण, फिर ऑप्शन नंबर सी में है स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, या फिर उपयुक्त सभी सही है। तो सभी तो सही नहीं है, लेकिन स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण बहादुर लेखक के घर से अचानक चला गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर कहानी के कहानीकार कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए नलिन विलोचन शर्मा, बी में है अमरकांत, सी में है विनोद कुमार शुक्ल और डी में है अशोक वाजपेयी। तो इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अमरकांत जो है वो बहादुर कहानी के कहानीकार है। 54 नंबर क्वेश्चन, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? ऑप्शन नंबर ए गरीबी के कारण, बी में है माँ की मार के कारण, सी में है शहर घूमने के लिए और डी में है भ्रमवश। 54 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माँ के मार के कारण बहादुर अपने घर से भाग गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर, अमरकांत का जन्म कब हुआ आपको बताना है। जुलाई 1925 में, जुलाई 1926 में, जुलाई 1924 में और डी में है जुलाई 1927 में। तो अमरकांत का जन्म यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जुलाई 1925 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है। ऑप्शन नंबर ए विच्छिन्न है, अविच्छिन्न है, विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों हो जाएंगे। 57 नंबर क्वेश्चन है साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। ऑप्शन नंबर ए सामंतवादी व्यवस्था, बी में है पूंजीवादी व्यवस्था, सी में है समाजवादी व्यवस्था या फिर डी में है उपयुक्त सभी। तो साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, समाजवादी व्यवस्था में संभव है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अपना सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 58 नंबर है परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए नलिन विलोचन शर्मा, बी में है अशोक वाजपेयी, सी में है रामविलास शर्मा और डी में है भीमराव अंबेडकर। तो परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक रामविलास शर्मा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। लखनऊ में हुआ था, बिहार में, पटना में या फिर उत्तर प्रदेश में। तो रामविलास शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। आपको बताना है इन चारों डेट में से रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। जून 1855 में, 5 जनवरी 1932 ईस्वी में, 10 अक्टूबर 1912 में या फिर 18 मार्च 1770 में। तो रामविलास शर्मा का जन्म 10 अक्टूबर 1912 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 60 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि 60 क्वेश्चन आपके विधा से यानी कि आपके बुक से थे। अब यहाँ पे आपको 61 से लेके 100 तक यानी कि कुल 40 क्वेश्चन आपको ग्रामर से देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि व्याकरण का जो बोझ है वो आपको क्या बोलते हैं 1 से 60 तक आपको बुक से क्वेश्चन आएगा, जबकि 61 से 100 तक आपको व्याकरण से क्वेश्चन आएगा, सिर्फ 40 क्वेश्चन ही। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं प्रार्थना शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। आपको तोड़ के बताना है प्रार्थना शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। प्र जोर अर्थना, प्रार जोर थना, सी में प्रा जोर अर्थना और डी में है प्रार प्लस थना। तो यहाँ पे प्रार्थना का सही जो संधि विच्छेद है ऑप्शन नंबर ए में प्र जोर अर्थना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, अगर संधि विच्छेद पूछे तो आप देखेंगे कि एक प्रत्यय होगा या फिर एक उपसर्ग होगा चाहे आपका प्रत्यय होगा और दूसरा जो शब्द होगा उसका सही अर्थ निकलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रार्थना का जो संधि विच्छेद है प्रार्थना हो जाएगा, ये उपसर्ग है और यहाँ पर इसका सही शब्द निकला गया, अर्थ निकला है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आजीवन में कौन सा समास है। आपको बताना है आजीवन में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास, बी में है अव्ययी भाव समास, सी में है कर्मधारय समास और डी में है द्वंद्व समास। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी अव्ययी भाव बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आजीवन में अव्ययी भाव समास होता है। अगला क्वेश्चन है अंगुली पर नाचना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए अपनी इच्छा के अनुसार काम करना, ऑप्शन नंबर बी किसी की इच्छा के अनुसार काम करना, सी में है नृत्य करना और डी में है अंगुली से खेलना। तो इसमें भी आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि जो मुहावरा पूछे उसमें अगर अंगुली है या फिर कोई भी अंग दिया गया है या फिर कोई भी काम दिया है तो सेम टू सेम वो तो होगा नहीं। तो यहाँ पे अंगुली से खेलना नहीं होगा, नाचना दिया गया है तो नाचना भी नृत्य करना भी नहीं होगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन बच गया, अपनी इच्छा के अनुसार काम करना या फिर किसी अन्य की इच्छा के अनुसार काम करना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बोलता है ना अंगुली पर नाच रहा है रे भाई, किसी की इच्छा के अनुसार वो काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुत्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि इनमें से 3 कोई पुत्र का पर्यायवाची है और 1 नहीं है। आपको छांटना है कि कौन पुत्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सूत, ऑप्शन नंबर बी आत्मज, ऑप्शन नंबर सी तनय और ऑप्शन नंबर डी तनु हो जाएगा। तो सूत, आत्मज और तनय ये तीनों पुत्र का पर्यायवाची है, जबकि तनु नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है नया का विलोम शब्द क्या है। तो नया का तो पुराना होता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन पढ़ने का भी जरूरत नहीं है। 66 में गुण का विशेषण क्या होगा। हाँ, अब आपको बताना है गुण का विशेषण क्या होगा। विशेषण क्या होता है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो गुण का विशेषण गुणवान हो जाएगा, ये गुण नाउन है और ये संज्ञा का विशेषण गुणवान हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है पवित्र में कौन सी संधि है। पवित्र में कौन सी संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, अयादी संधि है या फिर यन संधि है। तो 67 का बिल्कुल करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी अयादी संधि हो जाएगा पवित्र शब्द में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जल शब्द का विशेषण क्या होगा। तो जल का जलीय होगा, जलज होगा, जलमय होगा या फिर जलवान होगा। तो जल का जो विशेषण होगा वो जलीय होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप पढ़ते होंगे ना जलीय जीव, जलीय मछली, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे अपना जलीय करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हाथ का तत्सम रूप क्या है। आपको बताना है हाथ का तत्सम रूप क्या है। हस्त हो जाएगा, हाथ हो जाएगा, हसस्त हो जाएगा या फिर हथिया हो जाएगा। तो बिल्कुल करेक्ट जवाब तत्सम जो हो जाएगा यहाँ पे हस्त हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रात का पर्यायवाची शब्द क्या है। आपको बताना है रात का पर्यायवाची दिन हो जाएगा, निशा हो जाएगा, सवेरा हो जाएगा या फिर दोपहर हो जाएगा। तो रात का जो पर्यायवाची है वो निशा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है जिसका कोई शत्रु न हो उसके लिए एक शब्द क्या है। तो जिसका कोई भी शत्रु नहीं होता है उसका एक शब्द है आजाद शत्रु, यानी कि वो शत्रु से आजाद है। अगला क्वेश्चन 72 नंबर अमृत का विलोम शब्द क्या होगा। अमृत का विलोम शब्द ऑप्शन नंबर ए विष, बी में है सुधा, सी में है मधु और डी में है सोम। तो अमृत देख सकते हैं ये एक अच्छा है, लेकिन विष थोड़ा खराब है, तो इस वजह से डायरेक्ट अमृत का जो विलोम शब्द होता है विष आपको याद कर लेना है, ये ट्रिक से मत जाइए, ट्रिक पे जाइएगा तो आपको कन्फ्यूजन होगा। 73 नंबर क्वेश्चन है परिश्रम में उपसर्ग क्या है। उपसर्ग मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कहीं पर अगर दो शब्द दिया गया है, जैसे कि मैं यहाँ पे परिश्रम लिख देता हूँ, परिश्रम, तो आप यहाँ पर जो देखेंगे ये परिश्रम एक तरफ है, सॉरी परिक्षम लिखा गया है, मैं यहाँ पे इसको सही कर देता हूँ। यहाँ पे जो परिश्रम लिखा गया है ये परिश्रम कैसे लिखा गया है, परी एक तरफ है और श्रम एक तरफ है। तो आप देखेंगे कि ये जो परी है ये उपसर्ग हो जाएगा और जो श्रम हो जाएगा ये एक मूल शब्द है। तो आपके जो मूल शब्द के शुरू में अगर कोई चीज़ लगा के बनाया जाए तो उसे उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे परिश्रम के शुरू में परी लगाया गया है, इसलिए परी जो हो जाएगा इसका उपसर्ग हो जाएगा, जबकि प्रत्यय मूल शब्द के आखिरी में लगा के बनाया जाता है। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है गायक का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो गायक का गायिका हो जाता है, लेकिन आपको फिर भी अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ पे सभी जगह गायिका ही लगभग लिखा गया है। यहाँ पे देखिए गायिका, गायिका, गायिकी या फिर गायिकी, तो आपको ध्यान से गायिका पर मारना है, गायिका, इसके गायक का गायिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आपको टाइम मिले ना मिले आपको सब आंसर पढ़ के ही इसका आंसर बनाना है। तो 75 नंबर क्वेश्चन है कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए कान साफ करना, बी में है चुगली करना, सी में है बहकाना और डी में है फुसलाना। तो मैंने आपको क्या बताया, जिस चीज़ का अंग का नाम आ जाए अगर वो ऑप्शन में दिया गया तो वो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कान यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कान और कान ऑप्शन वाला नहीं मिलेगा। अब बात करें चुगली करना, बहकाना और फुसलाना, तो कान भरना आप सुने होंगे कि वो बहुत कान भरता है, यानी कि बहुत चुगली करता है, ऑप्शन नंबर डी बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पंचवटी में कौन सा समास है। तो पंचवटी में आपको बताना है द्विगु समास है, कर्मधारय है, द्वंद्व है या फिर तत्पुरुष है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जहाँ पे संख्या आ जाए, जैसे कि द्वि या फिर बात करें त्रि या फिर बात करें पंच, अगर ऐसा संख्या आपको दिख जाए यहाँ पे पंचवटी है तो उसे द्विगु समास कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य को चुने। आपको इसमें से शुद्ध वाक्य चुनना है, यानी कि 3 तो गलत होगा और 1 इसमें से सही होगा। तो आपको बताना है तुम घर जाओ, तुम घर को जाओ, तुम घर पे जाओ या फिर तुम घर के लिए जाओ। तो यहाँ पे करेक्ट कौन सा है, तो तुम घर जाओ ये सही वाक्य है, जबकि ये तीनों गलत है। आप देख सकते हैं यहाँ पे को, पे, के यहाँ पे फालतू लिखा गया है।
तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 78 नंबर है। इसमें पूछा गया है निस्वार्थ में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए नी, बी में हो जाएगा निह, सी में हो जाएगा नी और डी में है निर। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ निस्वार्थ में निह उपसर्ग हो जाएगा। मैंने बताया था मूल शब्द के शुरू में अगर कोई शब्द जोड़ दिया जाए या फिर अक्षर जोड़ दिया जाए तो उसे उपसर्ग कहते हैं। तो इस प्रकार स्वार्थ एक मूल शब्द है जिसमें निह शब्द को जोड़ के निस्वार्थ बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है सच्चा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। सच्चा का भाववाचक संज्ञा यहाँ पे सच्चाई होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है। अगला क्वेश्चन 80 नंबर है अंधकार का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश होगा, ऑप्शन नंबर बी रात होगा, तम होगा या फिर आलोक होगा। तो अंधकार का जो विलोम शब्द है ये प्रकाश होगा, यानी कि अंधेरा का प्रकाश होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको थोड़ा अपना भी माइंड लगाना है वहाँ पे। 81 नंबर क्वेश्चन है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। अब आपका ये बेसिक से क्वेश्चन है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सर्व लिखा है, ये क्या लिखा है सर्व लिखा है। तो आप ये जो र देख रहे होंगे ये र 6 की तरह है, यहाँ पे ध्यान देंगे ये र 6 की तरह है ना, आप ध्यान देंगे ये र 6 की तरह है। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है आंखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो आंखें दिखाना का मुहावरे का सही अर्थ क्रोध करना, इशारा करना, देखना या फिर मारना। तो आंखें दिखाना का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप जब भी मुहावरा वाला क्वेश्चन बनाएंगे तो उसको एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है आंखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। आप सोचिएगा अरे वो सोचेगा साहिल तो मोहन को आंख दिखा रहा था, मतलब क्रोध कर रहा था। ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 83 है जिसका अंत न हो सके उसके लिए क्या शब्द दिया गया है। तो जिसका अंत न हो उसके लिए एक शब्द अनंत होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है साहित्य का विशेषण क्या है। साहित्य का विशेषण ऑप्शन नंबर ए साहित्यिक, ऑप्शन नंबर बी साहित्य, ऑप्शन नंबर सी साहित्यक और डी में है साहित्य। तो 84 का बिल्कुल करेक्ट आंसर साहित्यक हो जाएगा, सॉरी साहित्यिक। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर मुरलीधर में कौन सा समास है। मुरलीधर में कौन सा समास है। कर्मधारय है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है या फिर डी में द्वंद्व है। तो आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ मुरलीधर एक स्पेशल व्यक्ति का नाम है और जो स्पेशल व्यक्ति का आ जाए वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बहुव्रीहि में आएगा। अगला क्वेश्चन है कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो कमल का पर्यायवाची जलज हो जाएगा, सरोज हो जाएगा और पंकज हो जाएगा। ये तीनों है जो कमल का पर्यायवाची है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान का विलोम शब्द क्या है। तो आपको बताना है ज्ञान का विलोम शब्द। ऑप्शन नंबर ए अज्ञान हो जाएगा, बी में है विज्ञान हो जाएगा, सी में है ज्ञानी हो जाएगा या फिर डी में अनपढ़ हो जाएगा। तो ज्ञान का विलोम शब्द अज्ञान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं 88 नंबर स्वागत में कौन सी संधि है। तो स्वागत में यहाँ पे गुण संधि है, यन संधि या फिर वृद्धि संधि या फिर दीर्घ संधि। तो स्वागत में यन संधि है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनादर में कौन सा उपसर्ग है। आपको अनादर का उपसर्ग बताना है। अन उपसर्ग है, अना उपसर्ग है या फिर अनाद उपसर्ग है या फिर आ उपसर्ग है। तो मैंने आपको बताया मूल शब्द में जो भी आपका मूल शब्द है उससे पहले कुछ शब्द को या फिर अक्षर को जोड़ दिया जाए तो उसे उपसर्ग कहते हैं। तो आदर देखेंगे आप, यहाँ पे मैं लिख के दिखा रहा हूँ। अगर आप आदर लिखते हैं तो ये आदर मूल शब्द है और यहाँ पे क्या है अन आदर। तो यहाँ पे अन लिखेंगे, अन आदर, तो अन जो हो जाएगा वो उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं मीठा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। तो मीठा का भाववाचक संज्ञा मिठास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जबकि ऑप्शन में मिठाई, मिठास और मिठास, मीठा चारों दिया गया है। मिठास ये देख सकते हैं ये इधर वाला मी है और सी में जो है वो इधर वाला मी है, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द पावक हो जाएगा, अनल हो जाएगा, ज्वाला हो जाएगा। जी हाँ, ये तीनों हो जाएगा अग्नि का पर्यायवाची शब्द, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, उपयुक्त में से सभी। 92 नंबर क्वेश्चन है नदी का बहुवचन क्या हो जाएगा। तो नदी का बहुवचन नदियों हो जाएगा, नदियाँ हो जाएगा,
नदियाँ हो जाएगा या फिर नदिये हो जाएगा। तो नदी का जो बहुवचन है वो नदियाँ हो जाएगा और ध्यान रखना है दी इधर साइड से रहेगा। अगला क्वेश्चन है चतुर का विलोम शब्द क्या है। चतुर मतलब इंटेलिजेंट। क्लीवर, चतुर का मतलब क्लीवर होता है, तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा मूर्ख विलोम शब्द हो जाएगा। चतुर का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर, जो पढ़ा न जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है। तो जो न पढ़ सके उसे लिए अपठनीय कहते हैं, यानी कि पढ़ने का मतलब पाठ भी होता है या पाठन होता है। तो जो न पढ़ा न जा सके उसके लिए अपठनीय होता है। यहाँ पे विलोम कभी कभी अ लगा के भी बना दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर, आलस्य का विशेषण रूप क्या है। आपको बताना है आलस्य का विशेषण आलसी हो जाएगा, आलस हो जाएगा, आलस्यई हो जाएगा या आलस्यपूर्ण हो जाएगा। तो आलस्य का आलसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट देखने के लिए मिल रहा है। 96 नंबर क्वेश्चन है नायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो नायक का संधि विच्छेद आपको करना है, आपको नए जोड़ अक जो हो जाएगा ये हो जाएगा नायक का सही संधि विच्छेद। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, तिरंगा कौन सा समास है। आपको बताना है तिरंगा कर्मधारय है, द्विगु है या फिर बहुव्रीहि है या फिर द्वंद्व है। तो मैंने आपको बताया स्पेशल चीज़ के लिए बहुव्रीहि समास का उपयोग किया जाता है और तिरंगा अपने भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे बात करें तिरंगा का, तो तिरंगा यहाँ पे बहुवीर्य समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 98 नंबर क्वेश्चन है कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो कवि का हम सब जानते हैं कवयित्री होता है। ऑप्शन नंबर ए है कवयत्री, ऑप्शन नंबर बी है कवित्री, ऑप्शन नंबर सी कवयित्री और डी में है कवयित्री। तो यहाँ पे चारों कवित्री ही एक तरह से लिखा गया है, लेकिन ये जो कवित्री है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है अगर कवि है तो उसका ऑप्शन कवित्री सही होता है। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर, आसमान सिर पर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। आसमान सिर पर उठाना का सही मतलब है बहुत शोर मचाना, अत्यधिक खुश होना, सिर में दर्द होना या फिर आसमान को उठाना। मैंने आपको क्या सिखाया है कि अगर कोई शब्द यहाँ पे दिख जाए और सेम वही चीज़ ऑप्शन में दिख जाए तो वो तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। यहाँ पे सिर दिख गया तो ऑप्शन में सिर है, ये भी नहीं होगा। तो इसी के साथ दो यहाँ पे बचता है, बहुत शोर मचाना और अत्यधिक खुश होना। तो आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर मचाना सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि बच्चे जब हल्ला करते हैं तो वो आसमान सिर पर उठा लेते हैं, बहुत शोर मचाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, मानव का विशेषण क्या है। मानव का विशेषण बताना है। ऑप्शन नंबर ए मानवीय कहता है, बी में मनुष्य है, सी में मानव है और डी में मानवीय है। तो मानव का विशेषण रूप मानवीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो मैंने आपके सामने टोटल 100 क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीट करा दिया। आपको 100 में कितना सही हुआ वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप अपना पॉइंट कमेंट में बताइए ताकि हमें पता चलेगा आपको कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं, आज से 130 दिन बचा है। अगर आप हमें 130 दिन अच्छे से मेहनत करने का मौका देते हैं तो आपको 400 से लेके 450 नंबर तक लाने की संभावना है। सॉरी, यहाँ पे 500 नंबर लिखा गया है, जबकि मैंने 450 का गारंटी लिया है। आपको 450 नंबर आ सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर पीडीएफ का लिंक चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, एसएससी अंसारी, वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको क्या टेलीग्राम चैनल है, एसएससी अंसारी, आपको पूरा सटा के वहाँ पे लिखना होगा। अगर आप एसएससी अंसारी लिखते हैं, इस टेलीग्राम चैनल पे आपको रोज का रोज क्लास आने से पहले पीडीएफ दिया जाता है। क्लास के बाद पीडीएफ नहीं, क्लास से पहले पीडीएफ दिया जाता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए, मैंने आपको टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरी मेहनत के लिए, और कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए इंकलाब जिंदाबाद।